अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 38 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। होमवर्क में आपको 2 अदद सवाल दिए थे, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? लो भी आज आप जीत गए हो। मैं झूठ नहीं बोलता, आपको मैंने बताया हुआ है सच जो सच, ठीक है ना। वो कल आप लोगों ने होमवर्क में 10% बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, नहीं दिया था उनको होमवर्क, आज उधर 10% हाथ खड़े हुए। तो मैंने कहा यार कल दूसरी क्लास ने 10% किए थे तो मैं उनको इतनी बातें सुना के आया हूँ, आप लोगों ने आज मुझे शर्मसार कर दिया है, तो आज आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। वो कह रहे थे असेसमेंट थी कोई टैक्स की, मैंने कहा वो तो आपकी भी है, 15 मिनट का सवाल थे, 2 कर लेते, रिवीजन हो जाती है, अच्छा हो जाता है। अब आप लोग जितना एंजॉय करेंगे ना क्लास में, इस सवाल को जब मैं करवाऊंगा 2 को 3 में नहीं करवाऊंगा, तो बिल्कुल सेम ही थे, ठीक है ना। तो जब आप इस सवाल को जितना एंजॉय करेंगे वो कभी भी नहीं कर सके होंगे। वो समझ, जो बच्चा सवाल को अटेम्प्ट करके आता है ना, वो फिर उसमें से वो कॉन्सेप्चुअल चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, वो क्वेश्चन इधर से उधर से 10 चीजें सोच के पूछता है, वो सवाल आता है तो उसको, ठीक है ना। और जो बच्चा करके अटेम्प्ट नहीं आता, वो तो जो सामने चल रहा होता है बस वो देख लेता, हाँ हाँ ये समझ आ गया बस, ठीक है, तो उसकी अपनी वैल्यू एडिशन कोई नहीं होती, ठीक है। तो गुड, शाबाश। हाइब्रिड वाले हाथ में नहीं देखे, सॉरी, इतने हाथ खड़े हो गए थे, वाह वाह माशाल्लाह। हाँ, फीमेल स्टूडेंट सब ने किया और मेल स्टूडेंट्स में हाइब्रिड में काम करके ही कोई नहीं आया, निकम्मे बैठे हैं सारे। किस किसने होमवर्क किया हाइब्रिड 1 में, बॉयज में? अच्छा है, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा जी, बातें फिर शुरू हो गई हैं, फिर निकाल देना इस लाइन को और इस लाइन को भी, दोनों को। अच्छा जी, ओ असेसमेंट किस किसने नहीं दी? मैं पिछली क्लास में नाका लगाया था, इसमें लगाना ही भूल गया मैं। ओहो, किस किसने असेसमेंट नहीं दी? हाथ खड़ा कर दें, माफी मिल गई है, कुछ नहीं कहूंगा, बता दो किस किसने दी है असेसमेंट। सुभान अल्लाह। बस बीच में 2-4 जो होते हैं ना, वो अगली बार दे लेंगे, आप उनकी टेंशन ना लिया करें। आप आपने हर टेस्ट जो है वो देते रहना है, इसी जज्बे से, इसी जोश के साथ, ठीक है जी। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। शुरू करें? अच्छा जी सुने, लोन रिसीव हुआ 1 जनवरी को, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 फरवरी को, पहली पेमेंट भी हुई है 1 फरवरी को। लोन रिसीव 1 जनवरी 20 मिलियन, प्रोजेक्ट स्टार्टेड। बातें यार अब बंद कर दो, अब जो बोलता हूँ नजर आएगा बस मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा, डिस्टर्बेंस होती है बेटा। लोन रिसीव्ड 1 जनवरी 15, वर्क स्टार्टेड 1 फरवरी 15, फर्स्ट पेमेंट 1 फरवरी 15, और प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन 1 अक्टूबर 15। लो भाई, कौन लिखे कमेंसमेंट सिजेशन? हम तो ऐसे लिख लेंगे, लोन रिसीव हुआ 1 जनवरी 15 पे, वर्क स्टार्ट 1 फरवरी, फर्स्ट पेमेंट 1 फरवरी, तो दोनों में, तीनों में लेटर कौन सी है? तो 1 फरवरी 15 को कमेंसमेंट है, और वर्क कंप्लीट किस दिन हो गया? तो 1 अक्टूबर 15 पर सिजेशन है। अब कितने मंथ्स बनते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर नहीं लेना, ठीक है। कितने मंथ्स? तो पर्चे में जब तक प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एंड तक जाते जाते भी, ये टॉपिक तो आज तो तीसरा दिन ही है ना, अभी कम से कम भी 2 से 3 दिन में इस पे और लगाऊंगा। हालांकि कॉन्सेप्चुअली आज सिवाय प्रोग्रेस बिलिंग के सारा कॉन्सेप्ट आपको 2 पास पेपर होमवर्क दिए आज बच्चों को मैंने, जो जाहिर है संडे है, प्रॉब्लम करेंगे, परेशान करेंगे, मैच परेशान लगे तो सवालों की तरफ ज्यादा ध्यान दे लेना, ठीक है। एक तरफ पे परेशानी बचेगी, दूसरी आ जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन वो मैं दोनों सवाल मंडे को करवाऊंगा। बट कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के प्रोग्रेस बिलिंग के कॉन्सेप्ट के अलावा सारे कॉन्सेप्ट मैंने आज दे देंगे, बट स्टिल हम इसको 2-3 दिन लेकर चलेंगे। प्लान तो मेरा ये था कि इंपेयरमेंट वाले दोनों सवाल असेसमेंट वाले आज डिस्कस कर लूंगा, लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूटी में चल रहा था, फिर मैंने इसको रोका नहीं, प्लान ही रह गया। मंडे को इंशाल्लाह फिर हम करें, लेकिन पूरा मंडे नहीं लगाएंगे, पूरा मंडे हम असेसमेंट की डिस्कशन नहीं लगाएंगे, असेसमेंट होता है लेंथी, तो हम हर रोज आधा घंटा असेसमेंट डिस्कस करते रहेंगे, बाकी हम रूटीन के अंदर अपना पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कहां थे हम? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से पर्चे में कर लेना है आपने, लेकिन तब जब पर्चे तक जाते हैं चीजें याद हो जाएं। फिलहाल अपनी मर्जी से कोई ऐसे ना करे, फिलहाल जब तक मैं कह ना दूं, आपने कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन अंग्रेजी पूरी लिखकर, फिर लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्ट, ये सब लिखना है, ये लिखते रहना है जब तक मैं मना ना कर दूं, ठीक है।
चलो जी, कितने महीने की इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है? अब सबसे पहला काम ये कर लिया करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में आपको पता है कि ठीक ठाक आपको मुसीबत पड़ती है, आपने वो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना होता है, फिर तो जो काम आसान है पहले पर्चे में वो नंबर ले लिया करो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 1 मिनट में निकलता है। बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम हो, चाहे आज पढ़ेंगे जनरल लोन हो, उनके लिए रिसीट पेमेंट बनना जरूरी होता है। वो बनेगा तो वो फिगर्स निकलेंगी और फिर उसके नंबर मिलेंगे। आसान नंबर पहले ले लो, ठीक है? तो लोन कितना है जी? 20 मिलियन। इंटरेस्ट रेट कितना है जी इसका? 20%, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट इनकम है 15 पे निकलेगी, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, रिक्वायरमेंट क्या थी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये फॉर्मेट में बना के लाया था। क्या ये फॉर्मेट मुझे यहां बनाने की जरूरत है? तो ये याद हो गया ना आपको, फिगर्स तो सारी लिखनी है, लेकिन ये देखो, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में क्या कुछ आता है जी? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करेंगे, ठीक है? उसके बाद कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के अंदर ये 4 चीजें आती होती, ठीक है? शुरू करें अब, चलो। हाँ जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेना है। कितना लोन है? अच्छा, पूरे सवाल में कहीं सस्पेंशन का जिक्र आया? रिवीजन कर लेना असल में ना, उस तरह से मैं पिछले लेक्चर की रिवीजन तो हो जाएगी इस सवाल को करवाते हुए, लेकिन ये सारी चीजें ना हर रोज दोबारा होती हैं। यानी आज हमने जनरल लोन भी करना है ना, तो जो पहले दिन से शुरू किया था वो काम साथ साथ चलेगा, और फिर जैसे कल हमने इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड किया था, तो आज वो दोनों चीजें होंगी, स्पेसिफिक लोन, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम, और साथ जनरल लोन ऐड हो जाएगा। तो जो भी नई चीज ऐड होनी है, शुरू वाली लाजमी जो है वो रोज हो रही होती है, तो उसमें आप कंफर्टेबल होते जाते हैं। नई चीज थोड़ा सा आपको तंग करती है, लेकिन एक आध दिन में उसमें भी कंफर्टेबल होते चले जाते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन, बच्चे ना साथ साथ होके बैठे जिन जिन के पास सीट खाली है, ठीक है ना, ताकि वहां पे फिर स्टे ना करना पड़े बच्चों को, आने वालों को सब, ठीक है प्लीज। अच्छा, तो 20 मिलियन, ओहो सॉरी, मैं कह रहा था कहीं पे सस्पेंशन का जिक्र है। हमने सस्पेंशन के बारे में भी एक असूल बना लिया हुआ है। क्या? अगर सस्पेंशन रूटीन है, अगर सस्पेंशन रूटीन है तो इग्नोर, है ही नहीं समझो, और अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है तो पूरा सवाल करते हुए उसको नहीं देखना, बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, बटों में फासला और मंथ्स लिखने, ठीक है? सही है ना? और एंड पे जाके फिर जहां जहां वो मंथ्स पड़े होंगे वहां से उनको माइनस कर लेंगे, बटों से माजरत के साथ, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा कुछ था नहीं, सस्पेंशन कोई थी नहीं, तो इसलिए हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, कोई मंथ्स नहीं लिखेंगे, कोई बटों में फासला नहीं डालेंगे। 2 मिलियन है 20 मिलियन है? इंटरेस्ट रेट 20% बोलो, इंटू 8/12, जी फरमाए। 2.67। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है? अब लोन किस दिन आ रहा है? लोन किस दिन आ रहा है? यकम जनवरी 15 पे, और पूरे सवाल में कहीं लिखा हुआ है कोई रीपेमेंट हुई है? बोलो, मतलब पूरा साल लोन आउटस्टैंडिंग रहा, मतलब बैंक ने पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, तो बोलो, यानी कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट लेगा यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक का, लेकिन आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है सिर्फ यकम फरवरी से 30 सितंबर तक का। ऐसा ही है ना? यही 8 महीने आपने निकाले थे ना। अब ये जरा समझिएगा, जो बात आपको फिर गड़बड़ कर गई होगी, किसी ने की होगी गड़बड़ अगर, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक को पूरे साल का पे करना है, लेकिन एसिड कॉस्ट में ऐड करना है सिर्फ 8 महीने का। अब इस सवाल में एक थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी, एक टेक्निकल, एक उसके अंदर ना आपको एक सरप्राइज डाला गया था। वो क्या? लोन आ रहा है यकम जनवरी को, और कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो रही है यकम फरवरी को। अब पहला 1 महीना भी तो लोन सरप्लस पड़ा रहा, बोलो पड़ा रहा, तो उस 1 महीने में भी तो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। क्या उस इन्वेस्टमेंट इनकम को एसिडी कॉस्ट में से माइनस करने की इजाजत होगी? अब सादा उसूल है,
जिस अरसे में इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज करते हो, सिर्फ उसी अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम को भी माइनस करने की इजाजत है। जैसे इस ब्रैकेट से पहले या बाद में कोई एक्सपेंस हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ऐसे ही इस ब्रैकेट से पहले या बाद में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाएगी, तो उसे कहां ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम। उसे आपने एसिडी कॉस्ट में से माइनस नहीं करना। ये बात समझ आ रही है? जाहिर सी बात है, जितने अरसे के इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर रहे हो, सिर्फ उतने अरसे में ही इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करने की इजाजत है। इससे पहले या बाद का एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो इससे पहले और बाद की इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगी। एसिडी कॉस्ट के अंदर उसको लेकर नहीं आना, ठीक है? बल्कि ये भी कल देखा था सस्पेंशन में, अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है तो जिस अरसे की सस्पेंशन है वो हमने कैपिटलाइज, बैंक ने पैसे लेने होते हैं, वो बैंक ने नहीं कहना आपका काम रुका रहा तो चलो इंटरेस्ट ना दो। हम ये कह रहे हैं वो एक्सपेंस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। तो जिस अरसे के एक्सपेंस को ऐड नहीं किया था सस्पेंशन वाले को, उस अरसे की इनकम को भी माइनस नहीं किया था। तो ये सादा सा असूल है कि जितने अरसे का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना है, उतने अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम ने माइनस होना है। अब आपने नंबरिंग की और नंबरिंग करके यकम जनवरी से रिसीट पेमेंट बनाना शुरू कर दिया। जिन्होंने किया उन्होंने क्या गलती कर दी? उन्होंने इग्नोर कर दिया इस एक महीने का जो है, वो इस एक महीने की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको एसिड कॉस्ट में माइनस नहीं करना, वो इसको भी ले गए। और जिन्होंने मैनुअली सही कर लिया वो भी ठीक है, लेकिन गलती तो कुछ से हुई ना, कुछ से तो हो गई ना। अब इसका हल बताने लगा। आपने रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को हमेशा लेटर डेट से स्टार्ट करना है, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम लेटर डेट। क्या मतलब? लेटर डेट क्या है जी? लेटर डेट क्या है? ये लेटर डेट क्या है? यकम फरवरी, यही है ना? 3 में से लेटर डेट यही थी ना? तो आप स्टार्ट ही किससे रिसीट पेमेंट किया करो? लेटर डेट से। इससे गलती के चांसेस अब खत्म हो जाएंगे। ये हर पास पेपर पे अप्लाई होगा सिवाय टेस्ट वाले क्वेश्चन के। आपके हर सवाल पे, हर पास पेपर पे ये रूल लगेगा और आपको बचाएगा हमेशा गलती से। टेस्ट वाले सवाल के अलावा, टेस्ट वाले सवाल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या सिचुएशन आएगी हो सकता है मैं थोड़ी देर में बता भी दूं, वरना 1-2 दिन में जबानी बता दूंगा। अप्लाई तो वो टेस्ट नहीं होगी ना, वो तो मेरा सवाल है ना, ठीक है? तो आई कैप के हर सवाल के ऊपर फिलहाल ये अप्लाई हो जाएगा। जब आप लेटर डेट से इसको बनाएंगे ना, तो ये गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, करके देखते हैं। नंबरिंग करते हैं। वैसे नंबरिंग तो अपने हिसाब से करेंगे। लोन किस दिन, ओ भाई कहां चला गया, गुस्से में आ गए। यहां जी, लोन रिसीव हुआ सबसे पहले, नंबर 1 इधर लगेगा। फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट नंबर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही है ना? लेकिन मैंने आपको क्या कहा, आपने लेटर डेट से रिसीट पेमेंट को स्टार्ट करना है। यानी किस दिन से? यकम फरवरी से। यकम जनवरी से ना करना, वरना पहले महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम खुदा ना खास्ता आप ऐड कर जाओगे, एसिड माइनस कर जाओगे एसिड की कॉस्ट में से। ये नहीं करना, ठीक है ना? तो उसका हल क्या बता दिया, इन्वेस्ट ये रिसीट पेमेंट को किस दिन से स्टार्ट कर लो? लेटर डेट से। और वो क्या है? यकम फरवरी 2000, बताओगे 2000? ठीक है। अब एक मसला है, यकम फरवरी को लोन रिसीव नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी अंग्रेजी जरा तब्दील कर रहा हूं। मैं यहां लिख दूंगा लोन ऑलरेडी रिसीव्ड। वैसे तो बेटा आपकी अपनी वर्किंग है, आप लोन रिसीव भी लिख लो तो कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए ये बात कर रहा हूं कि लोन चूंकि यकम जनवरी को आया था और मैं यहां पे लिख रहा हूं यकम फरवरी, तो फिर मुझे लोन रिसीव्ड की बजाय क्या लिखना चाहिए? लोन ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना है? 20। और इसी दिन फिर असल नंबर 2 तो इस दिन नहीं पड़ा था ना, वो है फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। और वो कितनी है देख लेते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट है 8 मिलियन, ठीक है? 8 मिलियन माइनस कर दोगे, सेम डे है, डब्बे में डब्बा है और केक नहीं है, ठीक है जी? और ये जो 12 आया, ये 12 आपने बैलेंस के कॉलम में लिखा। अब गलती के चांसेस तो खुद ब खुद बच गए ना, क्योंकि आपने इस 12 को क्या कहना है, ये यकम फरवरी से अवेलेबल है।
अब जिन्होंने यहाँ यकम जनवरी लिखा होगा, कितनों ने लिखा यहाँ यकम जनवरी, और फिर उस एक महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऐड कर दी, है ना बच्चे? ठीक है, ये गलती के चांसेस, अच्छा आपको ज्यादा अच्छी क्योंकि आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है। सुबह वाली क्लास को मैंने कहा ये गलती हो सकती थी, पहले ये समझाया, फिर कहा आपने ये गलती कर देनी थी, और फिर उन्होंने कहा ऐसे ना करना, लेकिन आप लोग ये गलती करके आए हैं, अब आपका लेवल डिफरेंट है, ठीक है ना? तो बात समझ आई है? यहाँ यकम जनवरी लिखने से क्या नुकसान हो जाता है? हम यहाँ से 12 वो 20 को पकड़ते, कहते हैं यकम जनवरी से यकम फरवरी तक ये 20 आउटस्टैंडिंग रहा, तो 20 इंटू इतने परसेंट इंटू इतने महीने, एक महीना वो ले लेते, माइनस कर लेते, तो ये गलती हो सकती थी। अच्छा कुछ लोगों ने मैनुअली सोच कर ध्यान से इस एक महीने को नहीं लिया होगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने वो तरीका बता दिया जिससे ये गलती के चांसेस ही निकल जाएंगे, सिवाय टेस्ट वाले सवाल के, ठीक है ना? उसका बता दूंगा कि उसमें क्या ध्यान करना है। फिलहाल तो सारे सवाल किताब में जो पास पेपर के हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, वो सारे सवाल हमने इस रूल से कर लेने हैं, हमें गलती के चांसेस इसमें हमारे नहीं रहेंगे, ठीक है? सही है? तो स्टार्ट किया करो रिसीट पेमेंट को हमेशा लेटर डेट से, ठीक है जी? ये एक चीज थी जिसकी वजह से मैंने ये सवाल करवाया, ठीक है? अगला भी ऐसे ही है, इसलिए वो नहीं करवाऊंगा। चलो जी नेक्स्ट, नंबर 3, यकम जून 15 पे 10 और यकम अक्टूबर 15 पे 2। यकम जून 15 पर सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? 10, और फिर यकम अक्टूबर 15 पे थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 2 है, और ये हो गया खत्म। तो भाई मसला समझ आया है? मसला आपको ज्यादा अच्छा समझ आया? जिन्होंने यहाँ यकम जनवरी लिखा उन्होंने क्या किया, एक महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम को यहाँ माइनस कर डाला, लेस में लिख दिया। पहले लिखा होगा उन्होंने 20 मिलियन इंटू इतने परसेंट इंटू 1/12, फिर 12 इंटू, जिन्होंने नहीं लिखा उन्होंने सोचा ना, उन्होंने सोचा। मैं तो ऐसे बच्चों के लिए ये बात बता रहा हूं जो मेरी तरह के हैं, जिन्होंने सोचना कुछ नहीं होता, ठीक है ना? तो उनको मैं बता रहा हूं, मेरी तरह वाले, कि लेटर डेट से शुरू कर लेना, गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है? सही है, टेस्ट के अलावा गलती नहीं होगी। अच्छा चलें आगे। लो भाई 12 अवेलेबल है यकम फरवरी से, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, बस 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 4 महीने, ठीक है? तो 12 इंटू कितने परसेंट है? इन्वेस्टमेंट का रेट है 15%, ठीक है? तो 12 मिलियन इंटू 15% इंटू 4/12। उसके बाद एंड में बेटा, वो एंड पे निकालते हैं हम। 2 मिलियन यकम जून से अवेलेबल, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 4 महीने। असल में गिन लिया करो, ये ना कहा करो ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 ही आएंगे, ये कहीं जाके गड़बड़ भी होगी आगे, जब स्पेसिफिक लोन खत्म हो जाएगा और प्रोजेक्ट चल रहा होगा। छोड़ो बहरहाल इस बात को, फिलहाल तो जी कितना, 2 मिलियन इंटू 15% इंटू 4/12। अब इनका कट्टा आंसर 0.70, 0 ही डाला है मैंने, माजरत जी। 97, और कुछ तो मैं भी बता दूं, ये 0 है और ये भी 0 है। अब मैंने भी हिस्सा डाल दिया इस आंसर में, ठीक है? 1.9, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 8 10 8 10 2, 8 10 2, 8 जमा 10 जमा 2 हो गया 20, और IS 16 वाली कोई कॉस्ट ऐड नहीं, दिखा दो यार इसको, ओ भाई अरे IS 16 वाली कोई कॉस्ट ऐड नहीं हुई। ये कोई, मैंने कल कहा था, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कुछ और भी। हर वो चीज जो बिल्डिंग को बनाने के लिए जरूरी खर्चा है, वो मटेरियल वगैरह नहीं है, उसके अलावा है। जैसे मैंने कह दिया मैथ फी, परमिट फी, कंसल्टेंट फी, कोई और भी तो जरूरी कॉस्ट हो सकती है, जो जैसे वो गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्स पे करोगे, अब वो ऐसी लीगल कॉस्ट है, ट्रांसफर फी, आप लैंड ले रहे हो, इसकी ट्रांसफर फी पे करो, नहीं पे करोगे तो क्या बिल्डिंग बना सकते हो? अब ये भी जरूरी खर्चा है, IS 23 ने नहीं कहा, IS 16 ने कहा हुआ, लेकिन मैंने 2 एग्जांपल दे लिए कि इस तरह का कोई जरूरी खर्चा हो तो वो इधर नहीं इधर आएगा, ऐड होगा, ठीक है? ये IS 16 ने कहा हुआ, ठीक है? और फिर 1.97 ऐड हुआ, और ये 21.97। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन।
ठीक है, तो ये बात हमने सीखी आज नहीं कि रिसीट पेमेंट को लेटर डे से, और आपने सो लिया। होमवर्क किया था आपने? हैं? किया होता तो सोते ना। उनको पता है जिनको टेंशन लगी हुई है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। हाँ, चेंज कुछ नहीं आया क्योंकि आपने शायद 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं ली होगी एक महीने की, तो वो हर बंदा मेरी तरह का भी बैठा हुआ है ना, हर बंदा नहीं सोचता आपकी तरह से, तो वो गलती हो ही ना, तेजी में भी, परिचय में भी, उसके लिए ये बता दिया। अब सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें इसका ध्यान रखना, वो सिचुएशन पहले पढ़ तो लें, फिर मैं बता दूंगा कि इसका ध्यान रखना। उसके अलावा कभी भी आपको ये मायूस नहीं करेगा। परिचय में बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, बड़े सारे प्रेशर होते हैं, 6 महीने का प्रेशर, घर का प्रेशर, खाला का प्रेशर, तो उसमें फिर ऐसी चीजें भूल ना जाएं, इसलिए ये मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर चुका हूं एक कुलिया। अच्छा जी, चले जी अब आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही था, यकम जनवरी को लोन आ रहा था और यकम मार्च को स्टार्ट हो रहा था काम, तो यहां भी वैसा ही मसला है, यहां पे भी बचत हो जानी थी लेटर डेट से। ठीक है, अब ये कर लेना अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो। क्या सोल्यूशन ओपन कर दूंगे? लो भाई, नोट कर रहे हैं, चुप करो सर, बता दो दें, हो गया नोट, चले अब। अच्छा जी, एक तो है स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन किसे कहते हैं? जोर की तो नहीं लगी? अच्छा, स्पेसिफिक लोन किसे कहते हैं? जो इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया गया। ठीक है, अच्छा, इसी ये तो हो गया ना अलग, हम इसके पैसे भी अलग रखते हैं, अलग टोकरी खरीद के लाते हैं बाजार से, उसके ऊपर लिखते हैं स्पेसिफिक लोन फॉर बिल्डिंग, और पैसे उसमें डाल के रख देते हैं, और सिर्फ बिल्डिंग के खर्चे जो होते हैं बनने के, कंस्ट्रक्शन के, वो सिर्फ पैसे इसमें से निकालते हैं, और कोई पैसे इसमें से निकालते नहीं। इसीलिए तो जब वो वेले पड़े होते हैं तो उनको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम को भी माइनस करना हमने सीखा। ठीक है, समझ आ रही है तुम्हें? ठीक है, अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने बहुत सारे जनरल लोन्स ले रखे होते हैं, 5 साल के लिए ले लिया, कोई 10 साल के लिए ले लिया, लोन बैंक से लिया हुआ है। असल में ना कंपनीज को पैसा चाहिए होता है चलने के लिए, वो पैसा फाइनेंस कंपनी अरेंज करती है नॉर्मली दो दो तरह से, या ओनर्स घर से पैसे ले आते हैं, इसको इक्विटी फाइनेंस कहते हैं, या बैंक लोन दे देते हैं, इसको डेट फाइनेंस कहते हैं। यानी कंपनी इक्विटी या डेट के पैसे यूज करके अपना काम चला रही होती है। ठीक है ना, जो बिजनेस कमाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता एज अ डिविडेंड, वो भी तो कंपनी के ओनर्स के पैसे ही है ना, रिटेन्ड अर्निंग, वो भी यूज हो रहे हैं। तो बहरहाल कंपनी या इक्विटी पे चल रही होती है, डेट पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह होते ही हैं, डेटर क्रेडिटर, वो सारा कुछ उसको साइड में रख के मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी जिन जिन बैसाखियों पे खड़ी होती है, वो या तो ओनर का पैसा होता है या बैंकों के लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। रेशो में जाके फिर पढ़ेंगे भी सही। तो बैंक्स से कुछ लोन्स ले रखे होते हैं कंपनीज ने, वो जनरल पर्पस लोन्स होते हैं, यानी उन लोन्स का कोई स्पेसिफिक मकसद नहीं होता, बस पैसे लेके रखे हुए। बैंक से 10 साल के लोन लेके रख लिया, अब वो लोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पैसे बैंक को इंटरेस्ट दे देते हैं और वो पैसा इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे कंस्ट्रक्शन में यूज करना पड़ जाए, कभी कम पड़ जाए तो, वो चाहे इन्वेंट्री खरीद ली है, चाहे फिक्स एसेट खरीद लिया, पैसे वहां से निकाल लिए हैं, चाहे चाहे बिजली का बिल आ गया, पैसे वहां से निकाल के, वो जो जनरल लोन ले रखे हैं, जो पैसा बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जनरल पर्पस लोन्स भी होते हैं। ठीक है ना, बिजनेस के पास जनरल पर्पस लोन्स भी होते हैं। तो पहली बात, जनरल लोन होता क्या है? बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, ध्यान से सुन लो। जनरल पर्पस लोन ऐसा लोन होता है जो किसी काम के लिए स्पेसिफिकली ऑब्टेन ना किया गया हो। वेरी टफ डेफिनेशन, लिख लें। लोन्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली ऑब्टेन फॉर क्वालिफाइंग एसेट, उसको हम क्या कहेंगे? जनरल पर्पस लोन, जनरल लोन। ठीक है, कितनी मुश्किल थी ना डेफिनेशन।
हाँ जी, देखें भाई, ये 2 टोकरी हैं। एक प्रोजेक्ट शुरू किया कंपनी ने, एक लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया, उसके लिए नई टोकरी खरीदी और उसमें पैसे अलग से रख दी। ये पैसे सिर्फ इस्तेमाल होते हैं कब? जब बिजनेस इस प्रोजेक्ट में पैसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ते हैं ना, तो यहां से पैसे निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इससे हटकर एक टोकरा पड़ा हुआ है, ये टोकरी है, के साथ टोकरा है। इस टोकरे में बहुत सारे जनरल पर्पस लोन्स बैंकों से लेकर रखे हुए हैं कंपनी ने, जिस किसी मकसद के लिए जरूरत पड़ती है। मोबाइल शोबाइल आप लोग रखते जरा बंद करके, जो बच्चे यूज कर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है, प्लीज जिस मर्जी मकसद के लिए, हर साथ वाले बच्चे को खुद ही कह दें कि सर को पता लग गया आपका, प्लीज जरा मोबाइल ना यूज करें, जो यूज कर रहा था। अच्छा जी, अब ये टोकरे में बहुत सारे लोन्स इकट्ठे पड़े हैं, जिसके लिए कहीं पे भी इस्तेमाल करना पड़े पैसा तो आप जिसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सही है। इन्वेंट्री खरीदी, पैसे निकाले, इस टोकरी में से पे कर दिए। ठीक है, फिक्स एसेट खरीद लिया, पैसे निकाले, बिल आ गया, पैसे निकाले, पे कर दिए। प्रोजेक्ट चल रहा था, स्पेसिफिक लोन नहीं आया था, या स्पेसिफिक लोन आया था खत्म हो गया, प्रोजेक्ट चल रहा है, दोनों सूरतों में पैसे, प्रोजेक्ट तो पूरा करना है ना, तो बाकी पैसे कहां से यूज कर लेंगे? जनरल लोन से। अब जरा मैंने एक बात की है बीच में, ये टेस्ट के अंदर आएगी, शायद एक आध बार फिर भी आपको समझा दूं, फिर पर्चे में खुद सोचना, टेस्ट में खुद सोचना, नेक्स्ट वीक में। ठीक है ना? मैंने क्या कहा, अब प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अभी स्पेसिफिक लोन नहीं आया, तो प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, जनरल लोन से पैसे निकाल के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिए, अभी स्पेसिफिक लोन आया ही नहीं, तो ऐसी सूरत में आपका रिसीट पेमेंट लेटर डेट से नहीं बनेगा। बहरहाल एक आध बार फिर बोलूंगा ये बात, टेस्ट से पहले पहले। ठीक है ना? फिलहाल वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, वापस आ जाओ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। ठीक है, टेस्ट में सरप्राइज होना चाहिए था ना। चले चले, थोड़ी सी बात बता भी देनी चाहिए कभी कभी। अच्छा सुने, इन्होंने सुने सुने सुने, स्पेसिफिक लोन यूज हो रहा था, प्रोजेक्ट चल रहा था, स्पेसिफिक लोन खत्म हो गया, अब पैसों की जरूरत पड़ी तो बड़े टोकरे में हाथ डाला और पैसे निकाल लिए। ठीक है, अब मेरा पहला सवाल, स्पेसिफिक लोन तो चूं नक्का, चूंकि लिया ही प्रोजेक्ट के लिए था, तो इसका इंटरेस्ट तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना आपको समझ आता था। ठीक है, लेकिन ये जो जनरल लोन्स हैं, इसमें से अगर कोई पैसा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो जाए, तो क्या उसका इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं? अब ये यस सर आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने फॉर्मेट में देखा है रोज उसको ऐड होते हुए, लेकिन मुझे लॉजिक बताएं, वजह बताएं, क्यों ऐड कर रहे हैं? स्पेसिफिक लोन तो चलो स्पेसिफिकली लिया ही बिल्डिंग के लिए था, जो बना रहे थे, तो उसका इंटरेस्ट तो बिल्डिंग में ऐड होना बनता था। ये जनरल लोन का इंटरेस्ट क्यों ऐड करते हैं? ये क्या बिल्डिंग के लिए लिया है? नहीं, यूज हुआ है। अच्छा, तो फिर असल 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 कॉन्सेप्ट जो है ना इसके पीछे, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि अगर ये प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना होता तो कहीं और इस्तेमाल होता ना। अब जब हमने इसमें से पैसा निकाल के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया है, तो ये जो कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसकी कॉस्ट भी फिर इसी प्रोजेक्ट जिसमें ये इस्तेमाल हो गया। असल कहानी ये होती है। बहरहाल इंटरेस्ट जनरल लोन के ऊपर भी हमने क्या करना होता है? कैपिटलाइज। क्या करना होता है जी? कैपिटलाइज। अब हमने एक रूले पढ़ा था, रूले कहां गया वो, ये याद है पहले दिन लिखा था यहाँ पे, ये इसके ऊपर वाली हेडिंग मैंने भी अभी जो हम पिछली क्लास से लिख के लाया हूं, वरना इतना आपने पहले पढ़ा हुआ था जी। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट करते हैं हम लेटर ऑफ इन 3 डेट्स, और सेशन कर देते हैं जब वह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जबानी कलामी मैंने बोला था 2-3 बार कि ये रूल किसके लिए है? स्पेसिफिक लोन। आज हमने लिख भी लिया फॉर स्पेसिफिक लोन। ठीक है, अब बारी आती है आज जनरल लोन की। तो देखो, जनरल लोन का इंटरेस्ट ये तो नहीं है कि बस सारी जिंदगी का ही एसिडी कॉस्ट में अड़ता रहेगा, इसका भी कोई तो उसूल होगा, किस दिन से शुरू करें और किस दिन रोक दें। तो एक रूल जनरल लोन्स के लिए भी होना चाहिए, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन और सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का। ठीक है, पहले तस्वीर पे पूरी होने दो, पाए पहले फोटो खींच ले, मैंने लिखे ही कुछ नहीं कब शुरू करना है और कब खत्म करना है। अब सुनो इधर,
मैं तो कहता हूं आप लोग ही मुझे बता दो, लॉजिकली सोच के, कॉमन सेंस भी कुछ चीज होती है, ठीक है, हम लेटर ऑफ जनरल पर्पज रिसीव्ड लोन या वर्क स्टार्टेड या फर्स्ट पेमेंट लेंगे इसकी कमेंसमेंट में? भाई मैंने आपको सादा बात कही है, मैंने आपको सादा सी बात कही है। ठहरो मैं जरा ये इधर ले आता हूं। आजा भाई, वो आजा ना यार। ये देखें जी, मैंने आपसे कहा कि स्पेसिफिक लोन खत्म हो गया, प्रोजेक्ट अभी चल रहा था, जनरल लोन से पैसे इस्तेमाल करने पड़ गए, तो ये पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, उसका इंटरेस्ट जहां जाना था जा रहा था, ठीक है। हमें किस दिन से तकलीफ शुरू होनी है? जिस दिन हमने प्रोजेक्ट में ये हाथ डाला इस टोकरे में, ये पैसे निकाल के ईंटें खरीद के लगा दी, तो जिस दिन ये हाथ इधर गया और यहां से पैसे निकले, तकलीफ शुरू होगी उस दिन से, क्योंकि हम कह रहे हैं अब ये पैसे इस दिन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना हुए होते तो कहीं और होते, तो इस दिन से ऑनवर्ड्स का इंटरेस्ट जो है वो एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो। तो जनरल लोन्स के लिए जो रूल है वो बड़ा ही आसान है, इसमें हम कमेंसमेंट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट की डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन्स। जिस दिन जनरल लोन से पेमेंट करोगे उस दिन क्या कर लेना? कमेंसमेंट कर लेना कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट की एसेट में, ठीक है ना, कि उस दिन से जनरल लोन का इंटरेस्ट एसेट कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर देना। और भाई जब काम पूरा हो जाए तो सब कुछ ही रुक जाता है, इसको भी रोक देना, ठीक है, और सही है। यानी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगी डेट ऑफ पेमेंट, और सीजेशन हो जाएगी जी वर्क कंप्लीशन की डेट पर। ये ब्रैकेट है हमारी जनरल लोन के लिए, ठीक है। सवाल में आएगा तो देख लेंगे। उसूल समझ में आ गया? ये दोनों में फर्क है, क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये तो याद हो गया था ना। ये सिर्फ किसके लिए है? स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन की कमेंसमेंट किस दिन से करते हैं? लेटर ऑफ ये 3 डेट्स, और रोक देते हैं वर्क कंप्लीशन पे। जबकि जनरल लोन में कमेंसमेंट किस दिन करेंगे? हमें क्या लोन कब आए हैं पता नहीं, 10 साल पहले के आए पड़े हो, 10 साल बाद जाएं, पहले पता नहीं कहां, हमें इससे कोई लेना नहीं। हमें मसला है जिस दिन जनरल लोन से पैसा निकलकर इस्तेमाल होना शुरू हुआ प्रोजेक्ट में, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन से शुरू करेंगे और वर्क कंप्लीशन पे इसको भी रोक देंगे। नोट कीजिए, जहां पहले वाला नोट किया था वहीं पे जाकर कर ले तो क्या ही बात है। व्हाट टॉक इज, क्या बात है, व्हाट टॉक इज, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट टॉक इज। इंग्लैंड के साथ मैच है ना, फास्ट इंग्लिश तो आएगी आज। कल फाइनल है, जल्दी करें, आज इधर भी फाइनल है, मैंने सवाल करवाना है पूरा। वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में भी कह रहे थे, वो प्रेडिक्शन थोड़ा ही होता है, अल्लाह के करने से होता है। अल्लाह चाहेंगे तो होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, तो छोड़ें बस। आप नोट करें खामोशी से। जी बेटा, एसी भाई थोड़ा स्लो कर दें, वो वाला तीसरे नंबर वाला। ओके, चलें जी। अब ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो आसान बात थी। क्या? इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर दो, जनरल लोन के इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर दो डेट ऑफ पेमेंट से, और रोक दो वर्क कंप्लीशन। ये तो सादा सी बात थी। मसला ये नहीं है, मसला तब होगा जब जनरल पर्पस लोन के टोकरे में एक से ज्यादा लोन्स पड़े होंगे। कोई 10% पे, कोई 15% पे लिया, कोई 20 पे लिया बैंक से। अब वो सारे लोन इकट्ठे पड़े हैं उस टोकरे में। अब हमने क्या उसूल बनाया? जिस दिन पेमेंट हो उस दिन से लेकर वर्क कंप्लीशन तक हमने एसिड कॉस्ट में ऐड करना है इंटरेस्ट। तो जब कैपिटलाइज करने की बारी आएगी इंटरेस्ट को, तो समझ नहीं आएगी कौन सा रेट लगाएं। कोई एक तो नहीं ना लग सकता, क्योंकि जनरल पर्पस लोन जो है ये एक पूल है, एक बास्केट है जिसमें सारे लोन इकट्ठे पड़े हैं। कोई
10% वाला को, 15 वाला को, 20 वाला को, 25 वाला मुख्तलिफ रेट्स पे मिले हुए हैं बैंकों से, मुख्तलिफ बैंकों के लोन पड़े, ठीक है। तो हम कौन से रेट को यूज करें? तो उसके लिए एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, ये सिचुएशन, और इस रेट को, ये जिस पे चल रहे थे पेज 255, देखें ये रेट जो निकालना पड़ रहा है एवरेज, ये किस लिए निकालना पड़ रहा है? ताकि हम जनरल लोन के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकें। तो इसको कह दिया जाता है, कोई परेशान ना हो जाना, कैपिटलाइजेशन रेट। एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट या कैपिटलाइजेशन रेट लिखा हो ना जनरल लोन का, तो उसका मतलब क्या होता है? वो रेट जिस पर हमने जनरल लोन के इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है ना। अब सुनो इधर देखो मसला क्या है। वो कहता है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल लोन्स अवेलेबल टू ताकत लिमिटेड, ए बी सी डी, डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट डेट पे आए, डिफरेंट डेट पे जा रहे हैं। अब ये एक बास्केट है जिसमें ये सारे पैसे पड़े हुए हैं। अब अगर हमने इसमें से कुछ इस्तेमाल किया प्रोजेक्ट में, तो हम कह रहे हैं इंटरेस्ट को उसकी कॉस्ट में, प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड करो। अब कौन से वाले रेट को लें? 20 लें, 25 लें, 18 लें, 12 लें? ये तो कोई एक नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो फिर सर ने कहा एवरेज रेट ले ले, ठीक है। लेकिन एवरेज सिंपल नहीं लेना, आप करो 20 जमा 25 जमा 18 जमा 12/4 ना, ये सिंपल एवरेज है, ये सही आंसर नहीं देगी। क्यों? अमाउंट्स लोन्स की डिफरेंट है, ठीक है। 20% वाला लोन 2 लाख का है, 25 वाला 5 लाख का है। सिंपल एवरेज नहीं ले सकते, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। तो एक छोटी सी वर्किंग हम किया करते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, ले जी, मैंने एक एग्जांपल वैसे बनाई कि मेरे पास एक लोन है 1000 रुपए का, और उस पर इंटरेस्ट रेट है 15% पर एनम, ठीक है। अगर मैं 1000 पे 15% लगाऊं तो क्या आ जाएगा? नहीं, क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। ऐसे ही है। अब मैंने आपको साथ ही बताया, लेकिन ये लोन मैंने 1 अप्रैल को लिया था, 31 दिसंबर ईयर एंड है, मतलब इस साल सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आपने फिर क्या कहना है आपको इसके बाद? ये आप इसको 9/12 कर ले, मसला क्या है? और आंसर आ गया, बता दें आंसर, बताएं बताएं बताएं। एक कैलकुलेटर को ना उल्ली 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 लग जाएगी, फंगस कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। 112.5 ये सिंपल ऐसे काम करते हैं को मसला। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट लगाएं एनुअल, तो आ जाता है पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसको अगर 9/12 कर देंगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ये बात इस तरह करने की बजाय यूं कर लूं कि मैं ये कहूं आपसे कि देखो 1000 का जो लोन है ना, इसको ही 9/12 कर लो। अब इससे क्या होगा? इससे लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर की फिगर आ जाएगी। ये क्या है जी? लोन, ठहर जाओ, लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब जब ये लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट निकल आई, तो उसके बाद जब मैंने इस पे 15% लगाना है, तो फिर मुझे फ्रैक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आंसर बता दो जरा, सब कैलकुलेट करके बताना। 112 इसका मतलब ये और बिल्कुल ठीक तो लगा हुआ है। यानी अगर मैं देखो, एक ही बात है, 1000 का लोन है, 9 महीने इस साल में आउटस्टैंडिंग रहा, और 15% एनुअल रेट है। मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालूं तो 2 तरीकों से निकाल सकता हूं। मैं कहूं लोन की पूरी अमाउंट पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आए उसको 9/12 कर लो, या लोन कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा वो निकाल के फिर एनुअल रेट लगा के फिर दोबारा फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं, आंसर तो फिर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो? अब असल में ना, मैंने जो कैलकुलेशन करनी है उसके लिए मुझे इस तरह से फिगर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी मुझे लोन आउटस्टैंडिंग, जो मैं काम करना चाह रहा हूं ना, उसके लिए मुझे लोन आउटस्टैंडिंग की फिगर चाहिए होगी, ठीक है। तो फिर
मैं इस तरह से चलूंगा, ये वाली अप्रोच लेकर चलूंगा। जब दोनों अप्रोचेस सेम ही आंसर दे रही हैं, आपने खुद कहा कि कोई फर्क नहीं है, तो मैं दोनों में से जो यूज कर लूं आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? बोलो, आंसर तो दोनों से सेम ही आ रहा है, क्या ख्याल है? तो ये येलो अप्रोच हमने यूज करनी है और बाकी कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में, आसान सी बात है। ठीक है, ये दोनों दोनों एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। लेकिन मैं आज आपको क्या कहने लगा हूं कि आप लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा के 9/12 करने की बजाय लोन को ही 9/12 करके लोन आउटस्टैंडिंग निकाल लो और फिर इंटरेस्ट रेट लगा लो। कोई फर्क? कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। ठीक है, सही है, चलो। अच्छा, अब ये जी मेरे पास लोन्स हैं। एक छोटी सी वर्किंग करूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं लोन की टाइप लिखूंगा जी। लोन है ABCD। पहले प्लीज देख लें, फिर नोट कर लीजिएगा। ए, लोन बी, लोन सी और लोन डी। ठीक है, उसके बाद इनकी अमाउंट्स लिख लेंगे। अमाउंट्स, ठीक है, ये भी सवाल से पता लग जाएंगी हमें। 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 70,000। कोई भी नोट ना करे फिलहाल। 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 70,000। ठीक है, ये तो कोई टेक्निकल बात नहीं की अभी तक मैंने। ठीक है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? केड़ा केड़ा? अच्छा जी, सुने, अभी कहाँ, अभी तो क्लास के एंड पे तुम कहोगे हुआ क्या हमारे साथ। यू नो सैटरडे, द ब्यूटीफुल वीकेंड यू आर गोइंग टू स्पेंड with these questions, with these questions plus 3 more questions. You know, we have final with England, that's why English is coming very fast. Okay, अच्छा जी, अब अगली बात, ये इधर देखो, ये लोन की अमाउंट आ गई, यानी ये 1000 आ गया। अब मैं चाह रहा हूं मैं लोन आउटस्टैंडिंग निकालूं, तो मैं जितने महीने ये लोन आउटस्टैंड रहा वो निकाल के आगे लिख लूं तो आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं मंथ्स आउटस्टैंडिंग लिख लिया करूंगा। मंथ्स आउटस्टैंडिंग, मंथ्स बाहर खड़े हैं जी भाई कह रहे। अब ये जो लोन ए है, अच्छा देखो हमारा साल 16 वाला है, तो सही है, ये हमारा साल है 2016। ठीक है, अब लोन टाइप ए, लोन ए टेकन ऑन यकम मार्च 13। हम खड़े हैं किधर? 16 में। तो जो लोन 13 में आया था पुराना है, तो वो यकम जनवरी 16 पे मौजूद होगा। और बोलो, अगर एक लोन हमने 13 में लिया है तो यकम जनवरी 16 पर वो ओपनिंग में पड़ा होगा। सही है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं जी, टेकन तो यकम मार्च को 13 को किया था आपने, लेकिन रीपे कर दिया 30 जून। हमारे साल के एन दरमियान में पे हो गया। इसका मतलब ये लोन हमारे साल में कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? ये बात समझ आई है? किसी को नहीं समझ आई तो हाथ खड़ा करें। 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। कोई सोया होगा तो जाग जाए जी। हाइब्रिड 2 में ये क्या मसला है भाई? हाइब्रिड 2 में गर्ल्स में जी प्लीज जी, बच्चों समझ आ गया सबको? ये बात समझ आई है 6 मंथ्स वाली? फिर सुनो, एक लोन हमने 2013 में लिया था, तो जब 16 का साल शुरू होगा तो 13 वाला लोन 16 के साल के पहले दिन पड़ा होगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि रीपे कर दिया है 30 जून 16 पे, तो इसका मतलब हमारे साल में ये फिर कितने महीने लोन आउटस्टैंडिंग रहा? 6 महीने। ठीक है, तो 5 भी किसी ने बोला है मुझे लगता है जी, 6/12। ठीक है, तो सही है। चलो, ऐसे ही अगले तीनों लोन्स के बारे में जरा क्विकली आप मंथ्स आउटस्टैंडिंग निकालें, खुद निकालें, दिमाग में निकालें, फिर मैं लिखता हूं। जल्दी करें, दिमाग में निकालें, मतलब दिमाग बोलता है, चुप करके कैलकुलेट करें सब बच्चे, कितने कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा।
तुम हंस रहे हो काफी देर से। स्पोर्ट्स डे करते हैं ना अभी इंशाल्लाह, उस पर कमेंट्री मैं नहीं करूंगा फिर। हाँ जी सही है, डन है। सुनो इधर, लोन बी, ये लोन बी, अब बी सी डी अब इधर ठीक है ना, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे रखा हूं, ठीक है। अच्छा ये जी, लोन बी यकम मार्च 15 को आया था टेकन, तो 15 तो हमारे साल से पहले है ना, मतलब ये भी यकम जनवरी 16 पे मौजूद होगा। रीपे हुआ 30 जून 18 पे, वाह वाह, आया था पहले, जाना है बाद में। 16 का साल तो पूरा साल ही आउटस्टैंडिंग रहा ना, तो 12/12, यानी एक भी लिख सकते थे, पूरा साल भी लिख सकते थे, बहरहाल मंथ्स लिख रहे हैं ना तो एक जैसा रहे, इसलिए 12/12। लोन सी लिया यकम मार्च 15, नहीं यकम मार्च 16। ओ, ये हमारे साल में आया है, हमारे साल के दूसरे महीने के पहले दिन, यकम मार्च 16। हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या, यकम मार्च 16, तो दूसरे महीने, सॉरी सॉरी, हाँ मैं ठीक नहीं था, आप ठीक थे, लेकिन महीने तो 2 गुजरे हैं ना, ये कह रहा था मैं। अच्छा, तो यकम मार्च 16 से ये लोन हमारे पास आया इस साल में, और 30 सितंबर 16 पे चला भी गया। हाँ गिन लेते हैं क्योंकि गलत जवाब आ रहे हैं, मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने। सुनो इधर, 16 में आया, 16 में ही रीपे हो गया, तो 16 के साल में कितने महीने रहा, तो 7/12। और लास्ट है यकम फरवरी 16 को आया और 19 में पे होना है, तो यकम फरवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक आउटस्टैंडिंग रहा, 11/12। और लिख दे भाई, ठीक है जी, यहां तक कोई मसला। अब जब हमने, इधर देखो, ये है लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और ये है मंथ्स आउटस्टैंडिंग। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकालने लगे हैं जी, लोन बाहर खड़ा है, लोन आउटस्टैंडिंग जी, फरमा दें फिर। 1 लाख, सब कैलकुलेट कर लें जरा, 5 लाख, ये साथ साथ नोट ना करें ना, मैं जब 2 मिनट दूंगा तो खुद ही ये काम कर लेना, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी, लगे हुए हैं साथ साथ। देर जी 50 एग्जैक्ट, ठीक है जी, और नेक्स्ट 7, ठीक है। अब ये देखो हम यहां पहुंच गए हैं, यानी ये हमने आंसर भी निकाल लिया लोन आउटस्टैंडिंग का, लेकिन ये फिगर चाहिए होती है इसलिए निकालनी है, ओके। उसके बाद अब अगली चीज, इंटरेस्ट रेट लिखेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल आएगा, तो अब 2 बस कॉलम रह गए हैं। नेक्स्ट है रेट, इंटरेस्ट रेट, ये तो सवाल से देख लिया, 20 25 18 12, 20 25 18 12, ठीक है। अब इसको आपने कह दिया डी, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अभी थोड़ी देर बाद ना बच्चे किसी ने पूछ लेना था, सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकला, तो उसको ये बता रहा हूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ई है, इसको हमने निकाला है सी इंटू डी करके, ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जी फरमाएं, 20,000, 125,000, 10,500, 777,700, ठीक है। अब प्लीज जरा सब तवज्जो कीजिएगा, मैं यहां पे कैपिटलाइजेशन रेट निकालूंगा अभी थोड़ी देर में, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, लेकिन उससे पहले जरा डेरिवेशन देख लीजिएगा प्लीज, कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होना है। हर चीज को रट्टा थोड़ा ही मारते हैं, जो चीज आसानी से याद रखने के काबिल हो वो रख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहां पर कुछ लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है,
इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है बराबर लोन आउटस्टैंडिंग इनटू इंटरेस्ट रेट। ऐसा ही है, बोलो। ये मैं जरा अंग्रेजी में लिख रहा हूं यहां पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस बराबर होता है लोन आउटस्टैंडिंग इनटू इंटरेस्ट रेट। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये बच्चों तीन चीजें हैं, एक है इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा है लोन आउटस्टैंडिंग, तीसरा है इंटरेस्ट रेट। तीन में से कोई दो अवेलेबल हो तो तीसरी निकल सकती है। अब मुझे अगर आप गौर फरमाएं तो अवेलेबल है लोन आउटस्टैंडिंग भी और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, और मैं चाह रहा हूं कोई रेट निकले, एवरी रेट निकालना चाह रहा हूं ना, ठीक है। तो फिर मैं इसको रीअरेंज करूंगा कैसे, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए ये लोन उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिवाइड कर दोगे लोन आउटस्टैंडिंग से, लेकिन ये चूंकि परसेंटेजेस में आपको चाहिए, पॉइंट्स में आंसर आएगा तो इनटू 100 कर देना, ठीक है। और सही है। चलो जी, ये डेरिवेशन तो हमें समझ लग गई कि ये जो इंटरेस्ट रेट निकालना है अभी मैंने, ठीक है, जिसको एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कह रहा हूं, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने लोन आउटस्टैंडिंग निकालना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिवाइड कर देना है लोन आउटस्टैंडिंग से। अब ये एक टोटल हमें करना पड़ा करेगा, लोन आउटस्टैंडिंग का कॉलम सारा कुछ निकला तो हुआ है, बस टोटल ही करना है, ठीक है। तो लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, 722,500, और इंटरेस्ट एक्सपेंस के कॉलम का टोटल कितना है 16,200। अब भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ गया और लोन आउटस्टैंडिंग भी आ गया, तो कर दो इनको 163,200 को डिवाइड करो 722,500 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर आ गया 22.5 कितना है, तो 6 करा दो ना, 22, राउंडिंग तो सही किया करो, 22.6%, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल आया, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस निकला है इस येलो फॉर्मूला से, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट रेट कैसे निकाला हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर लोन आउटस्टैंडिंग, जो लोन बाहर खड़ा था, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग। लें जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये खुद करें तो बेहतर है, मैं 1 मिनट का 1.5 मिनट का पॉज देता हूँ, इतनी देर का ही काम है, शाबाश, खुद करें तो बेहतर है। क्या सही, अगर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड करना हो, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट सारे रेट्स को हम इंटरेस्ट रेट ही दिया हुआ था और इंटरेस्ट एक्सपेंस ही फाइंड किया अभी बेटा। सर नहीं, लास्ट में हमने इंटरेस्ट रेट नहीं फाइंड किया। ये तो एवरेज रेट निकाला है ना, ये वाला एवरेज रेट निकालने के लिए ये टोटल सारे लोन्स का एक्सपेंस डिवाइड बाय सारे लोन्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट करके सारे लोन्स का एक रेट निकला है, जिसको एवरेज रेट कहते हैं, और ये कैपिटलाइजेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इस वर्किंग का नाम ऊपर आप लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, या एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन, ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ रेट, मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन, ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट कह दें, या एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कह दें, ये जो वर्किंग हमने अभी की है पर फॉर्म, ठीक है। ये तो देखें, ये तो सिर्फ डेरिवेशन सिखाई है आपको, ये नहीं सॉल्व पेपरचे में लिखने बैठ जाना, बस याद हो गया आपको। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस और लोन आउटस्टैंडिंग करना है, बस ये लिखा करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाए करेंगे। तो सिर्फ डेरिवेशन सिखाई है ताकि कभी भूल भी जाए तो इससे याद आ जाए कि हाँ ये सिंपल से काम था। भाई उधर ही रहे, फिर आप पीछे
ना नहीं आ पाए, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, मैं देख रहा हूँ अमर भैया को। बेटा खुद करने के लिए टाइम दिया है, कुछ बच्चे ना नोट करके फिर बातों में लगे हुए हैं, बस अल्लाह उन्हें हिदायत ही दे दे। जी कंफर्टेबल हुए इस वर्किंग से? कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं है जी बोले, ताकि हम ये रेट निकाल सके। वो बताता हूँ, वैसे मैंने बता दिया हुआ है कि जब जनरल लोन से पेमेंट करनी है अपने प्रोजेक्ट की, तो उस दिन जिस दिन पेमेंट हुई है उस दिन से ऑनवर्ड्स जो इंटरेस्ट है वो एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है। अब 4 लोन्स में से पता नहीं कौन सा लोन इस्तेमाल हुआ है, तो कौन सा रेट लगाएं, तो वो एवरेज रेट निकाला। चले जी, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। बेसिकली ये एक क्वेश्चन है, continuing from question number 6, following construction data is provided for year ended 31 दिसंबर 2016। तो मकसद कहने का ये है कि 6 से तो मुझे सिर्फ ये कैपिटलाइजेशन रेट मिल चुका हुआ है, ठीक है। वो कैपिटलाइजेशन रेट कितना है जी? 20, आपने बताया 22.6। तो बस मुझे तो ये रेट ही चाहिए था ऊपर वाले सवाल से, वो मुझे मिल गया हुआ है। अब बाकी अब इसकी एप्लीकेशन भी तो देख लें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कोई और स्पेसिफिक लोन सवाल में नहीं है, सिर्फ यही जनरल लोन्स थे। कंटिन्यू करो इससे, और कमेंसमेंट हुई है 1 अप्रैल को, सेशन हुई है 30 नवंबर को, पेमेंट्स हुई है ये 3, सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट होते हैं 5% पर एनम। सवाल खत्म हो गया। कह रहे हैं कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब इधर देखो, यही वर्किंग करते आ रहे हैं हम डे 1 से, ठीक है। लेकिन आज खैर से लोन परसेंट चार्जेस अभी तक आए नहीं ना, आज कोई स्पेसिफिक लोन नजर नहीं आया और ना ही उसकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नजर आई, और खैर जाओ, ये क्या हो गया? 0, ठीक है। अब अगली बात, ये एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन एंड पे लिखी हुई है सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 5%। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। एक बात जबानी आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका था कि असल में ना नेचर चेक करो ना, स्पेसिफिक लोन की नेचर क्या थी कि वो अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होना तो कहीं और इस्तेमाल नहीं होना, हम उसको अलग रखते हैं, तो फिर इन्वेस्ट करके इनकम को माइनस कर देते हैं। लेकिन जनरल लोन जिस दिन निकाले पैसे उस दिन से ऑनवर्ड बस उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं। जनरल लोन पे हम स्पेसिफिक ये इन्वेस्टमेंट इनकम वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम ये थोड़ी कह रहे हैं सरप्लस अगर को आ भी जाए कभी इनकम, तो अदर इनकम में ले जाना, एसिड की तरफ लेकर ना आना, क्योंकि इसकी लॉजिक क्या है हमारे सामने कि ये तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। ये कौन सा हमने कहा कि प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा तो वेला पड़ा है प्रोजेक्ट की वजह से? नहीं वेला पड़ा। अगर वेला पड़ा तो आपकी अपनी कमजोरी होगी, इस एसिड की, इस प्रोजेक्ट की वजह से वेला नहीं पड़ा हुआ। जनरल लोन है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट जनरल लोन पे कभी भी अप्लाई नहीं करना। देख लो, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस और जनरल लोन के नीचे कभी नहीं लिखा था लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब कुछ 0 है। जनरल लोन पर इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है ये बात? ये बात नहीं क्लियर तो याद कर ले, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल पढ़ते हैं आगे। कहते हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6, फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है? 1 अप्रैल। लेकिन हमें प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट से इस वक्त कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिक लोन तो है नहीं, ठीक है। और हमने जनरल लोन के ऊपर क्या असूल लगाया है कि डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक को कैपिटलाइज करना है, ठीक है ना। सही है। अब
फिलहाल तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जबानी जबानी, बल्कि डायरेक्ट क्या करना यार, चलते हैं रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी बनाना सीख लेते हैं। हालांकि इसकी जरूरत कोई नहीं है इस सवाल में, इसकी जरूरत कोई नहीं है, पर चलो अगले सवाल में तो जरूरत है ना, तो मैं अभी बना देता हूँ। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में डेट होती है, डिस्क्रिप्शन, हाँ लेकिन अपना फॉर्मेट तो पूरा रखेंगे ना। स्पेसिफिक लोन्स आया करते थे, आज खैर से जनरल लोन भी आ गए हैं। जनरल लोन्स और बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंस जो होगा वो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट वाला निकलना जो होता है। अगर सिर्फ जनरल लोन होंगे तो इस कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं समझा रहा था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे, ठीक है, अभी देख लेंगे। ओके, हमने इसका आना, जनरल लोन का आना जाना कुछ भी देखना होता, बस हमने क्या देखना है, जनरल लोन में से अगर पेमेंट हुई है तो डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है। अगर एक से ज्यादा लोन्स हैं जनरल, अगर एक है फिर तो आसानी है, अगर एक से ज्यादा है तो फिर एवरेज रेट निकाल लेना, जो हम पिछले सवाल में निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इधर देखो, कमेंसमेंट हमें कोई परवाह नहीं, सिजेशन बिल्कुल इसकी परवाह है, क्योंकि इस दिन तक इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। आगे बढ़े, पेमेंट्स मेड टू ठेकेदार वर एज फॉलोज। 1 अप्रैल 16 को पेमेंट कितनी हुई, 3 लाख। अब ये इत्तेफाक से अप्रैल को ही हो गया, ठीक है ना। आपने ये उसूल नहीं ध्यान में रखना, क्योंकि जब स्पेसिफिक लोन होगा तो पहला नंबर उसका होता है, वो खत्म होगा तो जनरल लोन की तरफ जाएंगे, इसलिए ये कहीं ना उसूल ध्यान में रख लेना। बस आपको उसूल याद करवा दिया कि जनरल लोन के केस में आपने डेट ऑफ पेमेंट से कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है, ठीक है। तो भाई किस दिन पेमेंट हो रही है जनरल लोन से, 1 अप्रैल को कितनी है, 3 लाख। इधर देखो, बल्कि यहां पे लिख देता हूं, ऐसे जरूरत नहीं थी लेकिन चलो। 1 अप्रैल 16 को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल पिछली क्लास मैंने बनाया नहीं था इस सवाल के लिए, आपके लिए वैसे ही बना दिया, तंग हो तो कोई बात नहीं, परेशान हो ना, अगले सवाल के लिए बनाया मैंने, यूं समझ लेना फॉर्मेट, ठीक है। अब कितना स्पेसिफिक लोन है, कोई है ही नहीं। पहली ही पेमेंट कहां से हुई, कितनी है, 3 लाख। फिर दूसरी पेमेंट किस दिन हुई, 1 जून को, कितनी है, 1 लाख। तो यकम जून 16 पर आए, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 1 लाख। देखो ना कोई बैलेंस ना कोई स्पेसिफिक लोन, कुछ भी, इधर भी कुछ नहीं, कभी भी कुछ नहीं आएगा जब तक वहां कोई बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे, थर्ड पेमेंट यकम नवंबर को, यकम नवंबर किस दिन भी, किस दिन, यकम नवंबर 16, कितनी, 30,000। अब जरूरत ही नहीं थी बनाने की, इसलिए तो कह रहा था, ये जरूरत अब होती है जब स्पेसिफिक भी हो जनरल भी हो। अभी देखते हैं अगले सवाल में जरूरत है, इसमें जरूरत नहीं थी, पर मैंने चलो कहा फॉर्मेट बन जाएगा अगले सवाल के लिए। अगला सवाल भी तो 15 मिनट में कराया मैंने एग्जाम लेवल का पिछली क्लास में, आपके लिए अनलकीली मुझे लग रहा है 20 मिनट बच जाएंगे, चलो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा हाँ आपने होमवर्क भी किया था, आपको फायदा मिलना भी चाहिए था जी। सुने, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल लोन से पेमेंट हुई है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है तो पेमेंट को पकड़ेंगे, क्या करेंगे जी, पेमेंट कितनी हुई, 3 लाख। अब ये 3 लाख की पेमेंट किस दिन हुई है, यकम अप्रैल को, लेकिन उसको यहां से नहीं देखना कि अगली डेट को ले लो, नहीं 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 नहीं, डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक। वर्क कंप्लीशन किस दिन हो रही है जी, 30 नवंबर पे। अब ये पेमेंट हुई है यकम अप्रैल को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने, 8 इंटू 22.6%, ये जो आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 6 में निकाला है, ये वो एवरेज रेट इंटू 8/12, लेकिन आंसर नहीं, वो एक ही बार निकालेंगे अगेन, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट 1 लाख की किस दिन हुई, यकम जून को, 1 लाख इंटू 22.6% इंटू, ये पता लगा आप क्यों रेट निकाला था, ठीक है जी, 6/12 क्यों जी, जून, यकम जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने, 6। और लास्ट पेमेंट 30,000 की हुई है यकम नवंबर को, 30,000 इंटू 22.6 इंटू 1/12, 30 नवंबर तक महीना बनता है, बोलो टोटल, एक फिगर 50 एग्जैक्ट, बेटा एग्जैक्ट फिगर, हाँ तो ये बता दो ना, लो जी, बड़ी मेहरबानी इतना खज्जल करके आंसर देने की, मुझे सारे बच्चों को मेहरबानी, मेहरबानी हुकूमत की तरफ से जी, इंतजामिया की तरफ से। अच्छा जी सुने, ओ शुक्र है एसिड की कॉस्ट नहीं मांगी हुई, बस ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोलो अगर का सवाल नहीं, ये समझ आ रहा है, बस ठीक है।
अगर मगर बहुत होगा अभी जी। नहीं बेटा, वो और चीज थी, वो इन्वेस्टमेंट इनकम बैलेंस वाले कॉलम को देखते थे कि इतना बैलेंस इतने महीने तक इन्वेस्ट हुआ। इसका तो उसूल ही ये नहीं है। यही तो मैं जान के इसलिए बनाया ताकि जो कंफ्यूजन है वो यही दूर हो। इधर देखो, आपको मैंने किधर गया, वो कहां गया, ये बताया आपको। ये जनरल लोन के लिए डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक पेमेंट की अमाउंट को लेना है, ठीक है। वो हम इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल रहे थे तो हम कह रहे थे ये बैलेंस इतना अरसा रहा, फिर बैलेंस बदल गया, तो इसलिए उस डेट तक लेते थे, ठीक है। जी हमें भाई इधर इधर लगाया हुआ ना। अब मैं यही कह रहा था कि असल में ना इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये देखो, ये देखो, बच्चा कंफ्यूज भी क्यों हुआ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने जान के ये बनाया था कि जो कंफ्यूज होना यहां हो ले, ठीक है ना। देखो इसकी को जरूरत ही नहीं थी। इसकी जरूरत क्यों नहीं थी, इधर देखो, कि कोई स्पेसिफिक लोन था ही नहीं। हमें तो सवाल से ही बस पेमेंट की अमाउंट उठानी थी, पेमेंट की डेट उठानी थी, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। वो तो मैंने अगले सवाल की तैयारी की का फॉर्मेट बना हुआ, ठीक है। हाँ इधर देखो, पेमेंट 3 लाख, डेट 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 22.5% कैपिटलाइज एंड सो ऑन, ठीक है ना। वो सही है। 20 मिनट रहते हैं, क्या करें, तो टाइम जाया करें ताकि 15 मिनट आ जाए। तेजी में सवाल कराना चाह रहा हूं ताकि थोड़ा घर जाके जब आप करो तो थोड़ा आपकी तरफ से ज्यादा। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 5 मिनट रेस्ट क्लास के बाद कर लेना। पेज 266 क्वेश्चन नंबर 17, ये एग्जाम लेवल का एक सवाल करते हैं। नहीं खत्म हो गया, पहली क्लास में बताया आपको, 10-12 मिनट में हो गया था सवाल जी। बेटा पेमेंट किस दिन की है हमने ये 3 लाख की जनरल लोन से, सवाल में देखें 1 अप्रैल को, और प्रोजेक्ट कंप्लीट किस दिन हो रहा है, 30 नवंबर को। अभी अभी उसूल बताया है कि जनरल लोन की कैपिटलाइजेशन करनी है हमने डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक, 8/12 बनता है। सब साथ हैं, थोड़ी हिम्मत करनी है आप, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे छोड़ देना अगर तो फिर मजा खराब हो जाएगा। आप थोड़ा सा लगेगा आपको सवाल तेज है, अगर मसला होगा तो मंडे को दोबारा कर लेंगे, लेकिन होगा नहीं, पिछली क्लास को तो नहीं हुआ। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2006, मैनेजमेंट, आज तो आप भी पढ़ने वाले हैं, वो करके आए। मैनेजमेंट ऑफ ताकत लिमिटेड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट अमाउंटिंग टू 10 लाख। इन्होंने 10 लाख का एक प्रोजेक्ट करने का इरादा किया। मैनेजमेंट ऑफ ताकत लिमिटेड अप्रोच द बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा बैंक वालों को 10 लाख का एक प्रोजेक्ट करना है, आप भी पैसे दे दें, हमें फाइनेंस कर दें, पैसे दे दें। बट द बैंक एग्रीड टू फाइनेंस ओनली 50% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, दैट इज 5 लाख एट 15% पर एनम। बैंक ने कहा 5 लाख हम दे देते हैं 15% के हिसाब से। The loan was sanctioned on 28 दिसंबर and was immediately put into bank account of company। और ये लोन इनको 28 दिसंबर को रिसीव हो गया। अब प्रोजेक्ट 10 लाख का है, 5 लाख का ये स्पेसिफिक लोन मिल गया, स्पेसिफिक लोन है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइड टू यूटिलाइज अदर जनरल पर्पस लोन्स टू फाइनेंस द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 500। उन्होंने कहा बाकी का प्रोजेक्ट हम फिर जनरल लोन से, इसका मतलब दोनों ही है, एक तो आ गया ना, एक तो लोन ये आ गया, ये लोन है जी 5 लाख का स्पेसिफिक 15% पर, और ये आया है 28 दिसंबर को, ठीक है ना। तो ये एक से एक लोन ये हो गया, ठीक है। इस पूरे पैरा में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई थी, स्पेसिफिक लोन आया है 28 दिसंबर को आया है और 15% पे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सुभान अल्लाह, सवाल है कि क्या है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 7। Following is the schedule of payment made by Takat Limited in connection with construction of qualifying asset। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये क्या है। ओए मारे गए, मारे गए, मारे गए आज तो। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज नॉट कम। अब भाई आज तो फिर सीजेशन नहीं होनी। ईयर एंड एक ऐसी चीज है कि उस पर फिर हर चीज को रुकना पड़ता है, चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन है, चाहे इन्वेस्टमेंट इनकम है माइनस होने वाली, चाहे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन है, हर चीज ने रुक जाना है ईयर एंड पे। इसका मतलब ये हुआ, आज जरा उसूल पहले पूरा कराएं, पहले उसूल पूरा कराएं। यहां पे लिखा था, कहां पे लिखा था, नीचे लिखा था, ये जगह मैंने ऊपर छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी थी कि अगर कभी ऐसा हो कि वर्क कंप्लीशन से पहले ईयर एंड आ जाए, ठीक है, तो फिर ईयर एंड पे आपने सब कुछ ही रोक देना होता है, फिर सीजेशन का इंतजार नहीं करना। ईयर एंड हो गया तो सब कुछ रुक गया।
अब ईयर एंड ऐसी चीज है कि हर चीज उस पर रुक जाती है, चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम का माइनस होना हो, चाहे वो जनरल लोन की कैपिटलाइजेशन हो, ठीक है ना। तो बस इसका मतलब हर चीज को हमने रोकना है 31 दिसंबर में। और ठीक है, सही है। ये उसूल हमारा पूरा हुआ आके। ये पहले दिन बच्चे कह रहे थे अगर ईयर एंड ना हो, किसी ने पूछा था क्लास में, मैंने कहा था वक्त आने पे देख लेंगे। चलो जी, जी पेज नंबर 267 में वापस आ चुका हूं। चलो जी, ये पेमेंट्स की हैं, मुझे पेमेंट नजर आई ना, मैंने कहा 10 लाख का प्रोजेक्ट था, सिर्फ 8 लाख पे हुआ है। ठीक है, जरूरी तो नहीं है, वैसे कॉस्ट भी आ सकती थी, लेकिन बहरहाल फिलहाल उसने बता दिया प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फैचिंग एंड इनकम ऑफ, और डी अंग्रेजी में गल वही लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट है 8%। ठीक है, देयर वाज अ नॉन रूटीन सस्पेंशन। अब इसका क्या करना है? और कुछ नहीं करना, सोल्यूशन में बटों में फासला और मंथ्स लिख लेने हैं। बटों में फासला और मंथ्स, कौन कौन बट बैठा है? मैंने ऐसे पूछा पिछली क्लास में, तो 2 बट बिल्कुल ऐसे एक उसके पीछे। मैंने कहा मैं कह रहा हूं कल से फासला रखो, फासला को तुम इकट्ठे बैठे हुए हो। ठीक है, अच्छा, तो कोई नहीं, पूरा सवाल हमने उसी तरह से करना है जैसे करते हैं, सिर्फ बटा लगाते हुए फासला रख लेना है और मंथ्स को जरा लिख लेना है साथ साथ, फिर कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। अच्छा जी, बाद में देखेंगे कितने, वो बस ये नहीं देखना कितने महीने क्या है, कौन सा महीना है, बस ठीक है ना, पता लग गया नॉन रूटीन है। अगर रूटीन होती तो कुछ भी ना करते, नॉन रूटीन तो सिर्फ बटों में फासला और मंथ्स लिखने हैं बस, उसके बाद देखेंगे कितने महीने हैं, क्या है क्या नहीं है, अभी क्यों देखें, परेशान होने हैं क्या। ठीक है, चलें आगे। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द लोन्स। एक हो गया स्पेसिफिक, ये अभी भी देख कर आए हैं, 5 लाख का लोन है, 28 दिसंबर को आया है, या इसको ना यहां से काट देते हैं इस लिस्ट से, ये ना आप जनरल लोन के अंदर इसको भी ले जाएं दोबारा, ऊपर देख के आए वही लोन है, बट ठीक है, इसलिए काट दिया कि कहीं जनरल लोन में इसको भी ना आप, ठीक है ना। फिर जी 3 अदर जनरल लोन्स हैं, फिर उनकी कोई रीपेमेंट की बात हो रही है, तो ये सारी कहानी तो काबू में ही है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने पढ़ी ना हो। ठीक है, अब फॉर स्पेसिफिक लोन्स आपको ये उसूल सिखाया हुआ है, ये फटाफट आपने साथ ही कर लेना चाहिए था आपको पढ़ते पढ़ते सवाल। ठीक है ना, चलो, नहीं फिर भी जी, लोन रिसीव्ड हुआ है, लोन रिसीव हुआ है यकम 28 दिसंबर 2006, तो लोन रिसीव 28 दिसंबर 2006, वर्क स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 7, फर्स्ट पेमेंट इज ऑन, देखो सवाल पर्चे के भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, ये मैं असल में ना आज स्पीडी भी सवाल करवा के सिर्फ यही एहसास दिलाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, ओके, अच्छा, और वर्क कंप्लीशन कोई नहीं हुई है, इधर देखो, वर्क कंप्लीटेड आज तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, पहले ईयर एंड आ जाए तो सब कुछ को हम रोक देंगे ईयर एंड पर, और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2007। ठीक हो गया, अब कमेंसमेंट होगी हमारी जनवरी से और सिजेशन हो जाएगी दिसंबर 31 पर, ये तो पूरा साल ही आ गया, 12 मंथ्स। ठीक है, तो सही है। अब सबसे पहला काम जो करेंगे वो मुफ्त के नंबर लेंगे, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है, ये जनरल लोन निकालना है, तो उसके लिए रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन ऐसे, ठीक है, क्योंकि रीपेमेंट होमवर्क में 2 सवाल हैं, हो सकता है दोनों में ही रीपेमेंट हो रही है इंस्टॉलमेंट्स में, वो तो आप कब खुद के आएंगे, परेशान होकर, चेहरे बाल बिखरे होंगे, ऐसे ऐसे इशारे कर रहे होंगे ऊपर, लोग कह रहे हैं पागल पागल, फिर मैं कहूंगा मंडे को बच्चों परेशान हो, मैं सवाल कराऊंगा। ठीक है, एक तो ये सवाल आप दोबारा करेंगे ना, दूसरे 2 को जब ट्राई करेंगे तो आपकी ये हालत होगी, अल्लाह करे दूसरी तरफ से खुशी मिल जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा ऑफसेट हो जाए, वरना दोनों हम लेके मंडे को आओगे तो क्या हाल होगा आपका। ठीक है, सुनो, ये देखो जी, सवाल तो मैंने नोट किया हुआ, बस जवाब ही नोट करना। हाँ जी, तो सबसे पहले 5 लाख का लोन है, और कितने परसेंट, बंदे 5 साथ वाले, 5 लाख का लोन है, 15% इंटरेस्ट रेट है। तो इधर देखो भाई, 500,000 का लोन और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है, और इधर देखो 12/12 बटों में फासला, और मंथ्स भी साथ ही लिख ले, साथ का काम साथ ही भुगताते जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जगह थोड़ी है जरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
लो भाई 12 महीने लिख दिया हमने, तो नॉन रूटीन था ना, बटों में फासला और 12 महीने लिख दिए। चलें आगे। नेक्स्ट चीज है इन्वेस्टमेंट इनकम। चाहे ये हो चाहे जनरल लोन हो, रिसीट पेमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हम करते हैं नंबरिंग। आज के सवाल में भी नंबरिंग सिंपल ही है, नंबरिंग मुश्किल है होमवर्क के सवाल में, क्योंकि उसमें ना जो लोन आना है ना उसकी किस्त भी पे होनी है, इंटरेस्ट भी पे होना है। ओए होए होए होए, सही खप के आओगे। अच्छा, जो खप के आएगा ना इंशाल्लाह वो इस टॉपिक में पास है, क्योंकि फिर मंडे को मैंने वो सवाल दोनों करवाने ही करवाने हैं, लेकिन जब जो आप करके आए होंगे ना खप लेवल, आपका लेवल होना है। अच्छा सुन, चलें शुरू करते हैं। आप हमने बनाना है रिसीट पेमेंट। नंबर 1 लोन रिसीव हो रहा है 28 दिसंबर को। नंबर 2 फर्स्ट पेमेंट हो रही है यकम जनवरी को, 3, 4, 5। लेकिन आपको मैंने क्या समझाया हुआ है, लेटर से शुरू कर लिया करो। तो 28 दिसंबर 6 की बजाय हम यकम जनवरी 7 और लोन रिसीव्ड की बजाय ऑलरेडी रिसीव्ड लिख लेंगे। अच्छा, कोई रिसीव्ड भी लिख ले तो भाई हमारी अपनी वर्किंग है, कोई मसला नहीं। बस ये तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैं यहाँ लोन रिसीव्ड लिखता, वरना आप कहोगे सर रिसीव 28 दिसंबर को हुआ, आप कह रहे हैं यकम जनवरी को, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी का लफ्ज डाल दिया बीच में कि लोन ऑलरेडी रिसीव हुआ था, बस डेट लिख दी यहाँ पे यकम जनवरी। कितना जी? 500,000। ठीक है। उसके बाद इसी दिन पेमेंट हुई है यकम जनवरी 7 पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। कितनी जी? नंबर 2। ये 1 और 2 इकट्ठे कर दिए हमने लेटर की वजह से। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख माइनस हुआ। अब डिब्बे में डिब्बा केक नहीं है और 2 लाखों में एक नहीं है, तो 3 लाख बैलेंस बचा। ठीक है जी, ये बैलेंस चला गया, इधर देखो ये बैलेंस वाले कॉलम में, ये है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें देखेंगे बेटा आगे कितने महीने बाद ये चेंज हो रहा है। डन? साथ हो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नंबर 3, 1 अप्रैल को 2 लाख और पे हुआ। 1 अप्रैल 7 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? 2 लाख। अब इधर देखो 3 लाख में से 2 लाख गया, बाकी बच गया, ये अभी भी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यकम जुलाई पर फिर 2 लाख। अब यहां हमने आकर लिखा यकम जुलाई 2007 और थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिखा, और नजर क्या आ रहा है, इधर देखो स्पेसिफिक लोन में सिर्फ कितना बैलेंस पड़ा है? 1 लाख, और पेमेंट कितनी करनी है ठेकेदार को? 2 लाख। अब जब भी ये सिचुएशन आए ना सवाल में, तो आपने ब्रैकेट में पूरी पेमेंट की अमाउंट लिख लेनी है ताकि उसको तोड़ सको। ठीक है, तो सही है। अब ये 2 लाख आपकी थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। अब मुझे बताओ स्पेसिफिक लोन में कितना, टोकरी में कितना बैलेंस पड़ा है? तो सबसे पहले तो वो यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेफरेंस होनी है हमारी। प्रेफरेंस ऑर्डर भी किसी वक्त लिखवा दूंगा। स्पेसिफिक लोन सबसे पहले यूज होता है, फिर जनरल लोन की बारी आती है। ठीक है, अब ये देखो 1 लाख पड़ा था, पे हो गया, 0 बैलेंस बच गया, लेकिन ठेकेदार अभी भी खड़ा है। वो कह रहा है भाई मुझे तो मेरे 2 लाख दो, तुम्हारा स्पेसिफिक। दूसरी टोकरी में से निकाल के हमने उसको कितने पे कर दिए। अब इधर देखो ये यहां पर डालने से फायदा क्या हुआ, पता लग गया 1 लाख जनरल लोन से पे हुआ है और डेट ऑफ पेमेंट है यकम जुलाई। तो यहां पर इसलिए जरूरत होती है, अब यहां से इजी हो जाएगा, आगे सिर्फ रेट्स निकाल लें ऐसे ऐसे। ओके सही। नेक्स्ट यकम अक्टूबर में कितनी पेमेंट की? 2 लाख। साकिब को जरा बुला दें। तो यकम अक्टूबर 2007 पर फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब यहां तो कुछ पड़ा ही नहीं है, सारे का सारा। अब ये पेमेंट की अमाउंट भी आ रही है और पेमेंट की डेट भी आ रही है, ताकि यहां पे यूज कर सके। सवाल खत्म है बस। ठीक है, सही है। चलें आगे जी। अब मैं निकालने लगा हूं इन्वेस्टमेंट इनकम। 3 लाख अवेलेबल है यकम जनवरी को, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 3 महीने। इधर देखो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है जी। 300,000 इंटू रेट उन्होंने बताया था 8% पर एनम। ठीक है, ये साकिब को बुला दें भाई कोई। 8% पर एनम है इन्वेस्टमेंट का रेट, तो इंटू 8%। कितने महीने? 3, जनवरी फरवरी और मार्च, लेकिन बटों में फासला, और साथ ही लिख लो मंथ्स। कौन कौन से? जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 1 लाख अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है यकम अप्रैल को, अप्रैल मई जून, फिर महीने आ गए। 100,000 इंटू 8%,
इंटू फिर 3/12, फासला रख लिया थोड़ा, ठीक है। कौन कौन से मंथ्स हैं? जून, अप्रैल, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, डन जी। उसके बाद जी है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम बैलेंस खत्म हो गया, लेकिन अब अगला काम भी तो करना है ना। अब ये भी आसानी हुई पड़ी है, देखो कितनी अमाउंट पे की जनरल लोन से, 1 लाख पेमेंट की अमाउंट पकड़ी, और रेट वो अभी नहीं पता, अभी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। प्रोसीजर शुरू करें जी। कितना बोला जी अभी मैंने? 1 लाख की पेमेंट हुई है जनरल लोन से। अच्छा, रेट अभी नहीं निकाला, कोई बात नहीं, वो तो अभी करके आए हैं छठे सवाल में, वो तो आसान काम है, ठीक है। जब भी निकल आएगा कोई बात नहीं, उसके बाद अगला काम तो कर ले पहले से ही जी। पेमेंट किस दिन हुई है? यकम जुलाई को, जुलाई, और वर्क कंप्लीशन तक जाना है, लेकिन वर्क कंप्लीशन की बजाय आज पहले क्या हो गया? ईयर एंड, ठीक है। फिर यकम जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको आगे नहीं रोकते, इसको आगे नहीं रोकते, ठीक है ना। डेट ऑफ पेमेंट से लेके सेशन या ईयर एंड तक कितने जी? 6/12। कौन कौन से 6 महीने? कौन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, 2 लाख की पेमेंट किस दिन हुई? यकम अक्टूबर को। अभी रेट नहीं निकला, इंशाल्लाह निकल आएगा अभी, इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3/12, ठीक है जी। मैं तो कहता हूँ सस्पेंशन को भी भड़का ही देते हैं, रह क्या जाना है फिर सिर्फ जनरल लोन का रेट, बस वही रह जाना है ना, ठीक है। जरा ये पढ़ लेते हैं। There was a non-routine stoppage in the work from यकम जून 7 to 31 जुलाई 7, 2 महीने। कौन कौन से 2 महीने? रेड मार्कर इज आउट। जून, जुलाई, इधर क्या कर रहे हो तुम लोग? देख लो, -2, ये जून है। 5 मिनट सर से 5 मिनट जी। ये जनवरी है, जून के बाद फरवरी नहीं आता, ये जून। चल चल निकल। नेक्स्ट, ये -1 लिखा मैंने। नेक्स्ट, ये जनवरी है, जनवरी के बाद अगस्त नहीं होता, ये जुलाई, -1। ओह, यहां मंथ ही लिखे, कौन कौन से थे? अच्छा, कुछ भी नहीं होना, डन जी। लेकिन अभी भी आंसर नहीं निकाला, सिर्फ जनरल लोन्स का रेट रहता है। तैयार है निकालने के लिए? सवाल तो सारा खत्म हो गया। 3 अदद लोन्स हैं। वर्किंग नंबर 2 में मैं निकालने लगा हूं एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। हाँ कर रहा हूं, सब्र कर जाओ। लोन 1, 2, 3 ऐसे ही लिखे हुए हैं। अमाउंट 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद मंथ्स आउटस्टैंडिंग, उसके बाद लोन आउटस्टैंडिंग, रेट और इंटरेस्ट एक्सपेंस। यही किया था। लोन आउटस्टैंडिंग वाले कॉलम का टोटल करेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले कॉलम का टोटल करेंगे, ठीक है। इतना सा तो काम है। तो सिर्फ प्रोग्रेस बिलिंग के अलावा और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, हमने सारे ही पढ़ लिए आज। देख लें, आपके सामने सवाल खत्म हो रहा है जी। पढ़ते हैं। जनरल पर्पस लोन 1 यकम फरवरी 7 पर रिसीव हुआ था। हाँ भाई, क्या है कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, यकम फरवरी 7 पर ये रिसीव हुआ था, टेकन ऑन, और वो कह रहे हैं, नीचे पढ़ो लाइन, ये येलो लाइन पढ़ो। जनरल पर्पस लोन 2, जनरल पर्पस सुन लो, जनरल पर्पस लोन 2 was repaid in full on फलान डेट, एंड जनरल पर्पस लोन 3 was repaid in full on 31 जनवरी, 31 तक जो भी है। रिमेनिंग लोन्स आर आउटस्टैंडिंग, मतलब जो स्पेसिफिक लोन था वो भी आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा क्या रह गया फिर? लोन 1 भी, ये तो यकम फरवरी से स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे साल में से 1 महीना ही कम हुआ ना, तो लोन 1 आउटस्टैंडिंग रहा 11/12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोन 2 टेकन ऑन यकम मार्च 7, रीपेड इन फुल ऑन 30/11/7। समझ आ रही है? किस दिन लिया था लोन? यकम मार्च 7 पे। रीपे हो गया ये लोन 2 30 नवंबर 7 पे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने मंथ्स? 9 मंथ्स, 9/12, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, किस दिन लिया ये लोन?
यकम जनवरी 7 पे, और रीपे हो गया इन फुल ऑन ये जी। तो पूरे 10 महीने ये आउटस्टैंडिंग रहा 10/12। अब कैलकुलेटर सब निकाल लो, लोन आउटस्टैंडिंग के अमाउंट। अब कैलकुलेशंस है सिर्फ, ये जल्दी जल्दी करनी है। कोई कॉन्सेप्चुअल मसला यहां तक है तो अभी बता दो, तब फिर कैलकुलेशंस करो। जी बेटा, हाँ जी बेटा, तो इसीलिए वो हम यहां पर कर चुके हैं 6/12, वो इधर किया हुआ है। जी बोले 550,000, 300,000, 250,000, ये टोटल हो गया 6, 7, 8, 11 लाख। ठीक है, मैंने कहा कुछ मैं भी कर दूं ना, हर रोज आप कैलकुलेशन करते हैं। रेट बता दो जरा, रेट्स 12, 14, 12%, 14%, 14%। इंटरेस्ट एक्सपेंस 66,000, 42,000, 30, नहीं टोटल। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए मैंने जरा क्विकली किया है, कॉन्सेप्ट पहले दे चुका था। ठीक है, अब मुझे चाहिए रेट कैपिटलाइजेशन का 143 डिवाइडेड बाय 1100,000। ठहर जाओ, इंटू 100 ना कर लूं, एग्जैक्ट 13%। सो क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है आप लोगों की। वर्किंग 2 में आपने भी निकाल लिया, अब क्या रह गया? फिर कैलकुलेटर नहीं, आंसर तो निकालना है ना, जल्दी करें। ये देखें, नहीं, मैं बताऊंगा, ये सुने। 5 लाख इंटू 15% इंटू 10/12, आंसर आप बताएं। 60,500। 3 लाख इंटू 8% इंटू 3/12 जमा 1 लाख इंटू 8% इंटू 2/12। ठहरो, सब बाकी कैलकुलेट भी कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं सारे जी। अब नेट करके बताओ। 167 डन। अब 1 लाख इंटू 13% इंटू 5/12 जमा 2 लाख इंटू 13% इंटू 3/12। बोलो, तुम ना बोलना चौधरी साहब, ये पास हो जाएंगे, मैं पहले पास हूं, तुम ऐसे ही बैठे बोलो करते रहे। 17। इधर देखो, ये 0 है, ये दोनों का टोटल करो 8। लो जी, क्वेश्चन खत्म हुआ। होमवर्क में पास पेपर 5 स्पिन इंडस्ट्रीज, ये तो पहले करना है, ये सबसे पहले भाई वही रखिएगा आमिर भाई, सबसे पहले ये प्रैक्टिस सेट 17 लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद पास पेपर 5 है स्पिन इंडस्ट्रीज। मैं बताने लगा भाई, मुझे पता था पेज नंबर ही पूछना है आपने। पास पेपर 5 स्पिन इंडस्ट्रीज पेज 284 पे है, पास पेपर 5 स्पिन इंडस्ट्रीज पेज 284, और पास पेपर 7 है ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन पेज 285। शायद स्पिन वाला तो हो ही जाए, ग्रेनाइट वाला तो जरूर घुमाना है, कोई बात नहीं, घूमो फिरो जो भी करो, मंडे को मेरे पास आओगे, ये समझ लो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा मंडे को, जब ये 2 सवाल हम कर लेंगे। ठीक है जी, जिंदगी ये तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।